ओके, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम? हाँ, वो पढ़ रहे थे हम, नहीं? मोल मोल। ये देख रहे थे, नहीं? तो यहाँ पे अकाउंट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। यहाँ पे सी एक्स Hy O2 ए CO2 और H2O बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हो बेटा, x लिख देते हो, यहाँ पे y/2 लिख देते हो, नहीं? अच्छा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2x प्लस y/2, y/2। यहाँ से क्या हो गया? a इक्वल टू x प्लस y/4। ठीक है, अब इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये बैलेंस कितना हो गया? CxHy प्लस x प्लस y/4 O2, और ये दे देगा XCO2 प्लस y/2 H2O। तो ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो क्या कीजिएगा? फर्स्ट बैलेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। समझ में आया? लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा, इजीली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे अगर रिलेशन आप लिखते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHy, समझ रहे हो, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई x प्लस y/4, समझ रहे हो, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई y/2। आया समझ में? तो ये मोल मोल एनालिसिस के मोल रिलेशन इसमें आपने लिख दिया। आ गया समझ में? ठीक है, हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या करना है बेटा? कार्बन को करना है, हाइड्रोजन को करना है, देन ऑक्सीजन को करना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन कराते हो, ऐसे करोगे आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े आप। लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। 191cc, 19 ऑफ cc, ग्राम ग्राम। सुनिए, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो ग्राम पर मिलीलीटर हो गया। समझ में आया? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लिख लिए। आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग आगे में चलते हैं। अब यहाँ से हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, और मोल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिए थे कि इतना मोल अगर रिएक्ट करता है तो हम रिलेशन लिखना वहाँ से सीख गए थे कि इस रेशियो में क्या होगा? रिएक्शन होगा। एक गिवन मोल था और एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, नहीं? ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पे दो केस बनता है। एक केस ऐसा है जहाँ पे कहोगे कि गिवन मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए। ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ आप कोई रिएक्शन लिखे, उसमें उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और क्वेश्चन में गिवन मोल्स है, तो गिवन मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। तो अभी हम केस 1 पढ़ रहे हैं, सुनिएगा एक एक चीज ध्यान से। केस 1, केस 1 इसमें कहोगे कि इफ गिवन मोल्स of the reactants are in same ratio as that of their respective stoichiometric coefficients, then all reactants may be consumed completely, may be consumed completely पहला केस ये हो गया। उसमें क्या देखना है, रिएक्शन में यदि जो क्वेश्चन में गिवन मोल्स है और बैलेंस करने के बाद जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और गिवन मोल्स का रेशियो यदि बराबर हो जाए तो समझ जाइएगा कि टोटल रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम होने वाले हैं, इसमें से कोई बचने वाला बेटा नहीं है। पहला केस हुआ, ठीक है। कंडीशन क्या है, गिवन मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है। तो पहला केस आपका ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस में नहीं होगा, समझ रहे हो, कोई भी बचेगा नहीं, प्रोडक्ट बना लेगा सब कंज्यूम होकर, ठीक है। आगे समय इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जल्दी लिख लिए। ठीक है, आया समझ में। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, फाइंड द मोल्स ऑफ A2B3 फॉर्म्ड व्हेन 0.4 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 0.6 मोल ऑफ B। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, A B से रिएक्ट करके A2B3 बना रहा है, आप बैलेंस किए तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, इसका 3 हो गया। तो कहोगे सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 2:3 है। आया समझ में। अच्छा, गिवन मोल्स देखना कितना है, गिवन मोल्स कितना है बेटा, गिवन मोल्स 0.4 इज टू 0.6 है, ठीक है। तो इसका भी कितना हो गया, 2:3 ही हो गया ना, 2:3 नहीं हो गया रेशियो। तो कहोगे कि सर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और गिवन मोल्स का रेशियो बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों का दोनों कंज्यूम होने वाला है, दोनों का दोनों कंज्यूम हो रहा है। तो कहोगे कि सर यहाँ पे आप 0.4 खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 0, और यहाँ पे क्या होगा 0.6 खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 0, मतलब इसमें कोई भी बचने वाला नहीं है। आप कहोगे सर इसमें से किसी से भी रिलेशन निकाल के इसका तुरंत आंसर हम बता देंगे कितना मोल बनेगा, ठीक है। जैसे इसका 2 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है, तो इसका कितना है 0.4 मोल है, तो 0.4 मोल कितना को बना देगा बेटा, 0.2 मोल यहाँ पे बन जाएगा, मोल इज फॉर्म्ड। समझ रहे हो ना, आ गया समझ में, ठीक है। सुनना ध्यान से, पहला ए के रेस्पेक्ट में अगर करते हो, दोनों से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में करते हो, ठीक है, तो ए का देख रहे हो कि 2 मोल 1 मोल को बना रहा है, 2 मोल A2B3 1 मोल को बना रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन।
तो 2 मोल 1 मोल को बना रहा है, तो 1 मोल 1/2 को बनाएगा, तो 0.4 मोल दिया हुआ है ना, तो 0.4 मोल कितना को बनाएगा, 0.4, 0.2 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप सर इससे भी तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो एकदम कर सकते हैं कि टोटल दोनों कंज्यूम हो रहा है। तो सुनिएगा, एक एक छोटा छोटा चीज समझोगे, समझ रहे हो ना, एक बार समझ जाओगे कोई भी रिएक्शन आप बना दोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे बी वर्सेस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे A2B3 समझ रहे हो ना। ए तो कहोगे सर इसका 3 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है बेटा, तो 1 मोल कितना को बनाएगा, 1/1/3 को बनाएगा, तो दिया कितना है 0.6, तो 1/3 इंटू क्या करोगे 0.6, कितना हो गया 0.2 आ गया। तो इस दोनों से आंसर क्या हो जा रहा है, सेम ही आ जा रहा है। तो किसी से एक से फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत। सुनिएगा मेरी बात को अभी ध्यान से, अब हर क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए और आंसर बताइए। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं इतना छोटा छोटा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको तो रे एग्जाम में बैठे हुए हो तो ये सब बनाओगे। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, कहोगे सर आप मोल मोल एनालिसिस लिखे थे, तो उसमें भी देख लेते हैं कि रिलेशन फॉलो करता है कि नहीं, दोनों क्या हो रहा है 100% कंज्यूम हो रहा है। सो आप तो यहाँ से लिख ही सकते हो बेटा कि Na डिवाइड बाई कितना है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, नहीं इक्वल टू क्या हो जाएगा Nb डिवाइड बाई 3 इक्वल टू Na2B3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो कहोगे ठीक है सर हमको पता है कि दोनों कंज्यूम हो रहा है, तो किसी का भी वैल्यू रख के यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3। जैसे में मैंने क्या किया, इस दोनों को इक्वेट कर दिया, इस दोनों को इक्वेट कर दिया, तो Na/2 इक्वल टू Na2A2B3 डिवाइड बाई 1। अच्छा इसकी वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 0.4, तो यहाँ से नहीं निकल गया, 0.2 नहीं हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से अभी आपका आंसर आ गया, समझ रहे हो। कोई बच्चा जानता है कि दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो एनवी का भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे 0.6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से भी ये निकल सकता था, समझ रहे हो ना। तो किसी का भी वैल्यू रख के वो आंसर वहाँ से निकाल सकते थे। ऐसे करो या तुरंत बोलो कि ऐसे हम सर कर लेंगे। ठीक है, ये लिखने का जरूरत थोड़े है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया कि किसी भी तरह इस छोटे से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है, लिखिए इसको, समझ में आया सबको। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाने के लिए किया कि ऐसे ऐसे हम सोचते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से हम सोच सकते हैं। ये ऐसा रिएक्शन था जहां पे दोनों रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो उसके गिवन मोल्स के रेशियो के बराबर था, इसीलिए हमने कोई भी वैल्यू रख दिया, आंसर ला दिया। ठीक है, आ गया समझ में। हो गया, समझ में आ गया। किसी को भी कोई डाउट है कुछ, कोई छोटा छोटा चीज नहीं समझोगे, बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, दोनों कंज्यूम हो रहा है तभी लगाओगे। हाँ, आप ये जब मोल मोल एनालिसिस लिखे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका कितना कंज्यूम हुआ है, ये जो लिखे हो ये कंज्यूम्ड वैल्यू लिखे हो। हाँ, अगर उस रिएक्शन में मान लीजिए उतना नंबर ऑफ मोल कंज्यूम नहीं होता है, तो उस मोल की वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। मैं ये बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे 0.6 मोल और
0.4 मोल और 0.6 मोल था। तुम यहाँ पे देखा ये 2:3 के रेशियो में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और गिवन मोल भी उसी रेशियो में है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आ गया कि दोनों का दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम होने वाला है, इसलिए ये रिलेशन तुरंत लगा दिया। आया समझ में? या फिर इस तरह किसी से भी यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही निकाल दिया, ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, सीधे बोलो सर 2 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है तो 0.4 आधा को बनाएगा, आंसर ले दिए हमने। आया ना? वो आएंगे अभी, उसके बारे में भी हम जिक्र ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आता है जो जहाँ पे रेशियो बराबर नहीं हो, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन वहीं से आएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट आप पढ़ते हो नहीं। हाँ, तो उसको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि कहाँ हम यूज कर रहे हैं कहाँ नहीं यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन में बिना लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई किए क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए, मे बी रॉन्ग। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखना एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलोगे कि एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट आपका दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है ना, तो इसमें एक्सेस रिएजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कौन बच रहा है कौन है, एक ही है, उसी को खत्म होना है। कितना खत्म हुआ वो पता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है दूसरा वाला खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज जिसका मोलर मास इतना है टू एथेनॉल इतना है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ द एथेनॉल डेट कैन बी मेड फ्रॉम द मैक्सिमम, मतलब कितना ये मैक्सिमम बन सकता है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आप निकाल दीजिए, वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटली हम जब रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो जो हम लिखते हैं वो क्या कॉपी पे लिखते हैं वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। आप एक्सपेरिमेंट से इसको बनाओगे ना तो हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं हो सकता है कि ऑपरेटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि जो आप रिएक्टेंट का क्वालिटी दे रहे हो वो बढ़िया नहीं हो, इसीलिए जितना उम्मीद रहता है उतना नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है ये कि कितना बन रहा है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एथेनॉल कितना बनेगा। अच्छा, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, मास दिया होना चाहिए, कुछ छुटा हुआ है क्वेश्चन। हाँ ये तो है ना, यहाँ पे 15.5 kg ऑफ ग्लूकोज, ये तो दिया हुआ है ना, ये इतना दिया हुआ है, तो कहोगे सुनना मेरी बात को ध्यान से, AC6H12O6 बैलेंस दिया हुआ है, C2H5OH प्लस 2CO2 बैलेंस है, देख लेना एक बार थोड़ा, सही है बैलेंस है ना। हाँ अच्छा सुनना ध्यान से, ये तो दिया हुआ है, यहाँ पे मास कितना है बेटा, मास कितना है, मास दिया हुआ है आपका 15.5 kg, मतलब कहोगे कि 15.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अच्छा नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाँ मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 180 आता है लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया है तो उसी मुताबिक चलना पड़ेगा तुमको, नहीं तो 15.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा 180.2, एक कर लोगे, नंबर ऑफ मोल आ गया। अब बोल रहा है कि इसका एक मोल इसके दो मोल को बना रहा है, तो अगर इसका इतना मोल है तो इसका कितना बन जाएगा बेटा, 2 मोल बन जाएगा। सो 2 इंटू जी है नहीं 15.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 180.2, 180.2 हो गया, इतना मोल ही बना, क्योंकि एक मोल इसके 2 मोल को बना रहा है तो इसका मोल 2 मोल को बनाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये मोल आ गया ना, पूछ रहा है कि कितना मास में इसको कन्वर्ट कीजिए, मास ऑफ एथेनॉल कितना हो गया, तो ये यदि मोल आ गया तो मोल में फिर क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये मोल हो गया, ये कितना हो गया, मोल आ गया इसका बेटा, तो यहाँ कितना 46.1 रखोगे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मास कितना हो गया बेटा, मास ऑफ C2H5OH इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 इंटू 15.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 180.2 इंटू क्या करोगे 46.1, देखना तो आंसर कितना आ रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक।
क्वेश्चन साथ साथ में बनाइए, तुरंत अटेम्प्ट लीजिए, तुरंत आंसर लाने की कोशिश। कितना रहा है? हाँ वो मिल जा रहा है ना कोई? ठीक है, आंसर डी। कैलकुलेट कर लिया था? हाँ ठीक। ये कितना आ रहा था? 86 आ रहा था। हाँ अप्रॉक्स ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स भी बहुत डिफरेंस है ना। हाँ हाँ बहुत डिफरेंस है, देख रहे हो ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ एकदम ले सकते हो यार। क्या डिफरेंस ज़्यादा है ऑप्शन में तो क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन ले कर लो, होते थोड़े रहोगे। हो गया। तो राइट आंसर इज डी। इसमें तो क्या था, एक ही रिएक्टेंट था नहीं, तो इसमें रेशियो का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा यहाँ पर भी क्या लिख सकते थे, मोल मोल एनालिसिस लिख सकते थे। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12, सॉरी C6H12O6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई 2। ये तो लिख ही सकते थे ना, इसी से ना क्वेश्चन बना है। नहीं, इसका नंबर ऑफ मोल क्या था, इसका दुगुना था, तो करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे रिएक्शन देखिए क्वेश्चन बनाइए। आगे चले। एग्जाम में भारी भड़कम नंबर देके डर मत जाना, पहले ही हाथ मत उठा देना, नहीं सर नंबर देख के ही हमको लग रहा है क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिखाने के लिए वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करके बताइएगा। हाँ रिएक्शन लिख लो ना, KClO3 KCl प्लस O2 बनाएगा, ठीक है उसको बैलेंस करिए। KClO3 KCl प्लस O2 बनाएगा। एकदम घर पे जाके पढ़ाई में पूरा ध्यान दे दो, ठीक है, इधर उधर की बातें मत सुना करो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तैयारी कीजिए, इतना टाइम आप दो रिजल्ट आ जाएगा। और उन गधों से भी बचिए जो गधा सबको 10 बहाना रहता है, नहीं पढ़ने का 10 बहाना रहता है, समझ रहे हो ना, 10 बहाना निकालेगा। अरे यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा लग गया, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, तो उनको नहीं होने का 10 बहाना चाहिए। और जिन बच्चों को रिजल्ट देना रहता है ना, वो अपना सिर्फ देखते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके पीछे वो लगे हुए रहते हैं। तो एकदम डिसाइड कर लीजिए कि इतना टाइम में हमको रिजल्ट देना ही है, ठीक है ना, एक रूटीन वे में चलिए, रिजल्ट आ जाएगा। 140 147 आ रहा है, और किसी का आंसर आया? 96 ग्राम आ रहा है, तुम्हारा 147 आ गया। आज सुनो ध्यान से, इसको बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2, और इधर 3 लिख दूँ ना। अच्छा यहाँ पे देख लेना थोड़ा, 245 ग्राम है, नहीं 245 ग्राम है, ये मास है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, 245, इसका मोलर मास थोड़ा बताना तो।
39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 122.5, ठीक है। तो यहाँ से 122.5 हो जाएगा, ये 2 में जाएगा ना, हाँ 2 मोल हो गया। नहीं, अब पूछ रहा है क्या कि फाइंड द मास ऑफ O2 रिलीज्ड, फाइंड द मास ऑफ O2 रिलीज। तो यहाँ पे 2 मोल इसके 3 मोल को बना रहा है, 2 मोल 3 मोल को बना रहा है। तो यहाँ पे इतना मोल कितना को बनाएगा? देखो वही है, 2 मोल 3 मोल को बना रहा है, तो 2 मोल गिवन ही है, तो 2 मोल 3 मोल को बनाएगा, 3 मोल O2 बनेगा। सो मास इसका कितना हो गया बेटा? मास इक्वल टू 3 इंटू ये 32 ना, कितना हो रहा है? 96 ग्राम में ही आंसर हो जाएगा। कहाँ से? नहीं तो उसको सब दिया हुआ है ना यार, ऐड ही तो करना था। नहीं आगे समझ में? तो सिर्फ ऐसे ही निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रिएक्टेंट था ना। ये भी क्या, इसको तो फॉलो कर रहा है ना, KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू KCl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू O2 डिवाइड बाई 3। समझ में आया? इसको और इसको क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था उतना ही मोल भी था, तो 2 मोल 3 मोल को बना रहा है, तो 2 मोल 3 मोल को बनाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इसको क्या किया तुम, इससे इक्वेट कर दिया, N KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू NO2 डिवाइड बाई 3, और NO2 कितना था? 2 मोल था। नहीं नहीं, ये इतना 2 मोल था यार, ये 2 मोल था ना, तो NO2 इज अ 3 मोल। 3 इंटू 32, 32 क्या हो गया? ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया, कितना आ गया बेटा? 96 ग्राम आ गया, 96 ग्राम। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कहोगे कि केस 2 में मान लीजिए आपने देखा कि 2 रिएक्टेंट है, और 2 रिएक्टेंट में उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वो गिवन मोल्स के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होने वाले नहीं है। एक तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला बच जाएगा। समझ रहे हो ना? जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट बोलोगे, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे। और लिमिटिंग रिएजेंट इस बात का डिसीजन लेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट इस बात को डिसाइड करेगा कि कितना एक्सेस रिएजेंट का पोर्शन वो कंज्यूम करेगा। आया समझ में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो उसके गिवन मोल्स के रेशियो के बराबर नहीं हुआ तो एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एक रिएक्टेंट बच जाएगा। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे, जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट बोलोगे। जो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। जो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा कि कितना एक्सेस रिएजेंट का पोर्शन कंज्यूम किया जाए। समझ रहे हो ना? अच्छा, जो लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर ऑफ मोल्स है उसी को मोल मोल एनालिसिस के रिलेशन में रखोगे तभी आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, अब मेन चीज है यहाँ पे कि कैसे डिसाइड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट। आगे समझ में? तो पहले लिख लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। केस 2 यहां पे लिखिएगा, इफ गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट if given moles of reactant are not in same ratio as that of as that of as that of
their respective stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient, then at least one reactant may consumed completely and अब लिखिएगा is consumed completely and other is left over, ठीक है। the reactant that is consumed completely, consumed completely is called limiting reagent, आया समझ में। if given moles of reactant are not in same ratio as that of their respective stoichiometric coefficient, then at least one reactant is consumed completely and other is left over. The reactant that is consumed completely is called limiting reagent. यहाँ पे क्या है, रेशियो दोनों का सेम नहीं है। आया समझ में। हो गया, समझ में आ गया, लिख लिए, आगे चलें। सुनिएगा, लिमिटिंग रीजन पे आते हैं। कहोगे it will decide how much product will be formed and it will decide how much excess reagent will be consumed, ठीक है। the reactant which is left over मतलब बच जाना, left over after reaction is called excess reagent,
इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। आया समझ में? जो बच जाता है उसको क्या बोलोगे बेटा? एक्सेस रिएजेंट बोलोगे। नहीं समझ में आया कि नहीं सबको? क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है ना? अब जो नहीं बनेगा वो टिक कर लेना, नहीं नहीं हुआ तो डिस्कस कर दूंगा मैं उसको। ठीक है, हो गया? अच्छा सुनिएगा ध्यान से। कहोगे कैसे हम सर डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? नहीं तो मेथड मेथड टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम? डिवाइड डिवाइड गिवन मोल्स, गिवन मोल्स moles of reactants with their respective respective stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम क्या करेंगे? गिवन मोल को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियो आएगा, जिसके लिए रेशियो मिनिमम होगा बेटा, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? दिस रेशियो विल बी मिनिमम, दिस रेशियो विल बी मिनिमम फॉर लिमिटिंग रिएजेंट LR, लिमिटिंग रिएजेंट। अरे समझ में आया कि नहीं? क्या करोगे? गिवन मोल्स के उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, जो रेशियो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आया समझ में? ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब जिसका मास कम दिया है, इसका मास ज़्यादा दिया हुआ है, मत समझना कि हर केस में जिसका मास कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नहीं हो गया? लिख लिए? लिख लिए दोस्त? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखना, जैसे एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पहले एक बार थोड़ा इसको आप बना लो, ठीक है? उसके बाद मैं इसको बना रहा हूँ। सॉल्व करो, एकदम इजी सा क्वेश्चन है यार। पहला क्या है? आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सुनो,
अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1:3 के रेशियो में है और गिवन मोल यदि 1:3 के रेशियो में है तो कहोगे सभी के सभी रिएक्टेंट हो जाएंगे सर, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर रेशियो सेम नहीं हुआ तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस क्वेश्चन में पहले चेक करना है कि रेशियो सेम है या नहीं है, ठीक है। और आंसर बोलो आप। अच्छा एक लाइन यहां पे और लिख लीजिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट moles of limiting reagent is taken in mole analysis, mole analysis रिलेशन। उसमें क्या करना है, जो लिख रहे थे ना सबका रेशियो बराबर है, मोल एनालिसिस, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू रखना है। नहीं एक्सेस का रखोगे तो गलत हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन पे आए। हाँ सॉल्व करो क्वेश्चन। दिखाई देता है। कोई भी डाउट हो समझते समय, समझ रहे हो ना, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको पूछिए, पूछने से भागिए मत। और आप डीपीपी मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक सब साथ में बनाते रहिए, या एक्स्ट्रा कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आंसर आ गया, हाँ ठीक है जी जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन में प्रोसेस समझाने के लिए दिया हूँ, जो हमने लिखा है उसको बस समझना है, इसलिए मैं दिया हूँ। सुनो ध्यान से, कहोगे सर रिएक्शन क्या दिया हुआ है। हाँ जी, कितने बच्चे बना लिए, और ठीक है सबसे बनना चाहिए N2 3S2। ये बैलेंस रिएक्शन तुमको दिया हुआ है नहीं बेटा, NH3। सुनो ध्यान से, अब कहोगे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:3 था सर, 1:3 है। अच्छा गिवन मोल्स गिवन मोल्स जो है वो है, यहाँ मास है नहीं, तो मास पहले निकाल लो, मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया बेटा, 56 डिवाइड बाई 28 कितना हो गया, 2 ना। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8 मोल हो गया। तो यहाँ पे देखना ये 2:8 दिया हुआ है ना, यानी 1:4 हुआ, 56/28 है, तो 2 मोल हो गया इसका नाइट्रोजन का। और ये 16 ग्राम हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन का मोलर मास तो 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 हो गया। तो ये मोल कितना हो गया, 2 और 8 हो गया, तो ये 1:4 हुआ। और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या था, 1:3 था। तो यहाँ पे आपको दिमाग में पहले रेशियो देखना है, रेशियो यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब है दोनों कंज्यूम होने वाले नहीं है, एक कंज्यूम हो जाएगा और एक बच जाएगा। आ गया समझ में। अब सिंपल से, जैसे मैं आपके घर पे क्या है, बहुत सारा मिल्क रखा हुआ है और चीनी इतना है, मैं बोलूँगा चाय बना दो उससे यार, तो क्या कहोगे, किधर पहले आपका नज़र जाएगा, चीनी की तरफ, वही ना डिसाइड करेगा कितना आप उसे चाय बना सकते हो। मिल्क तो भरा हुआ है, या मिल्क हो इतना और चीनी हो, हाँ, तो मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम आप जितना चाय बना सकते हो, तो किधर आपका नज़र जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो हो गया।
नहीं, तो यहाँ पे गिवन मोल्स 2:8 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और गिवन मोल्स का रेशियो नहीं मिल रहा है, ये 1:4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहोगे बेटा, लिमिटिंग रीजन डिसाइड करोगे। लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बोला, गिवन मोल डिवाइड बाई 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइड बाई 3, समझ रहे हो। तो कौन छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो कहोगे सर यही लिमिटिंग रीएजेंट है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीएजेंट, तो कौन सा है, नाइट्रोजन है। दूसरा, रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रीएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसको, अब सुन लो यहीं पे, सुनो ध्यान से। अब कहोगे, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, N2 है, S2 है, और यहाँ पे आपका 2NH3 है। सुनना ध्यान से, ये तो लिमिटिंग रीजन डिसाइड कर लिए, और इसका मोल कितना था, 2 था, और इसका कितना था बेटा, 8 था। ये लिमिटिंग रीजेंट है। तो कहोगे ये तो पूरा खत्म होने वाला है सर, ये 2 में से 2 कितना, 2 में से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 था, 2 खत्म हो गया, बच कितना गया बेटा, 0। मतलब लिमिटिंग रीजन तो टोटल का टोटल खत्म होने वाला है। आजा सुनना ध्यान से, कहोगे इसका 1 मोल इसके 3 मोल को कंज्यूम कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल को कंज्यूम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन। तो कहोगे यहाँ पे सर 2 मोल खत्म हो रहा है, तो इसके 6 मोल को ले जाएगा, 6 मोल को खत्म करेगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया हाइड्रोजन का, 8 माइनस 6, कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। नहीं, यानी 2 मोल अभी इसका हाइड्रोजन का बचा हुआ है, ये रिमेनिंग वैल्यू है, ये क्या है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग। अरे समझ में आया कि नहीं। अच्छा, कहोगे इसका यही डिसाइड करेगा ना कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका 1 मोल इसके कितने को बन रहा है, 2 मोल को बना रहा है, तो कितना है, 2 मोल है, तो कितना को बना देगा, 4 मोल को बना देगा। अब 4 मोल को बना देगा तो इसका मास कितना हो गया, 4 इंटू NH3 का मास बताओ, मोलर मास, NH3 17 हो गया, 14 3 17। तो कहोगे 4 इंटू 17 कितना हो गया, 68 ग्राम। सो 68 ग्राम आंसर आ जाएगा। और साथ में एक क्वेश्चन और पूछा है कि रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रीजेंट, तो 2 मोल बचा ना, तो इसका मास कितना हो गया, रिमेनिंग मास कितना हो गया बेटा इसका, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 नहीं 4 ग्राम, समझ रहे हो। आ गया, 2 ही मोल बचा ना, तो 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो 2 मोल का 4 ग्राम, मतलब यहाँ पे आपका कितना जो दिया हुआ था 16 ग्राम, 16 ग्राम में 12 ग्राम खत्म हो गया, 4 ग्राम ही बचा हुआ है। तो 4 ग्राम यहाँ पे बचा और 68 ग्राम ये बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। और रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस एजेंट कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। आ गया, मोल पूछता तो 2 हो जाता है, इसका मोल पूछता तो 4 हो जाता, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मास पूछा है तो उसके मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देता कि मास ऑफ द हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, मास ऑफ द हाइड्रोजन कंज्यूम, तो क्या लिख दे, 6 इंटू, हाँ 6 खत्म हुआ ना, 6 इंटू 2 12 ग्राम कंज्यूम हो गया, समझ रहे हो ना। तो आपको क्वेश्चन में देखना है पूछ क्या रहा है, सबको स्पष्ट हुआ, ठीक है, लिखिए उसको। तुम लोगों को समझ में आया बेटा, सब समझ में आया। एम्पिरिकल फार्मूला ये सब हो गया है, उसका क्वेश्चन सब कीजिएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक बार में नहीं बनाया उसको 2 बार में बनाओ, समझ रहे हो ना। नहीं बन रहा है उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन पे आए, तो केमिकल रिएक्शन का टॉपिक हो जाना चाहिए, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बता दूंगा, समझ रहे हो ना, उसका क्वेश्चन ईजी है, सब बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फिर आगे चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। आगे समझ में, चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो भी सुनो, इक्विवेलेंट वेट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसको हमको रेडॉक्स में पढ़ना है। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर मिल जाए इक्विवेलेंट वेट वाला, तो रेडॉक्स में उसको हम लोग करेंगे, समझ रहे हो ना। हो गया, समझ में आ गया। जहां पर भी समझ में नहीं आया बेटा पूछ लिया करो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन देखे, हो गया ये, लिख लिए, लिख लिए। ये वाला क्वेश्चन देखना, अब बैलेंस नहीं दिया होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कितना आंसर बोलो। हाँ, तुरंत ऐसे ही आंसर दे सकते हो। बी, टू, टू आ रहा है। टू आ रहा है। और किसी का आंसर? 2/3 मोल, अच्छा। और 2/3 तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। और बोलो, देख रहे हैं। 6 FeO प्लस Fe2O5, नहीं? ठीक है, अच्छा देखना, 5 मोल क्या है, ए है, और 6 मोल क्या है, ए वाला दिया हुआ है 6 मोल Fe2O3। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा कर लेना। अच्छा सुनो, ये 2:3 के रेशियो में है, ये 5:6 के रेशियो में है। गिवन मोल्स आर नॉट इन सेम रेशियो एज दैट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कहोगे सर एक इसमें पूरा कंज्यूम हो जाएगा और एक नहीं होगा। जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वही डिसाइड करेगा कितना V2O5 बन रहा है, उसी के बारे में पूछा हुआ है कि कितना V2O5 बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट इस बात का डिसाइड करेगा ना। सो लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या करोगे, 5/2, एक गिवन मोल है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 6/3, 6/3। ए रेशियो जिसके लिए छोटा है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो 5/2.5 हुआ, ये 3 ए हो जाएगा ना, सही है। तो ए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब कहोगे यही डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा। तो 3 मोल 1 मोल को बना रहा है, 3 मोल 1 मोल को बना रहा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसी को देखो, 3 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है, तो 6 मोल कितना को बनाएगा, 2 मोल को बना देगा। तो 2 मोल इज फॉर्म्ड। समझ में आया कि नहीं? 3 मोल, यहाँ पे देखो, Fe2O3 और V2O5 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसका 3 मोल कितना को बना रहा है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल को बना रहा है। तो 1 मोल कितना को बनाएगा बेटा, 1/3 को बनाएगा। तो कितना दिया हुआ है, 6 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो पूरा का पूरा कंज्यूम होने वाला है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम होने वाला नहीं है। तो 6 मोल कितना को बनाएगा, 1/3 इंटू 6 कितना हो गया, 2 मोल। तो 2 मोल यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन ने पूछता कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, FeO और कितना बन गया, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसका 3 मोल इसके 2 मोल को कंज्यूम कर रहा है, तो 1 मोल 2/3 को कंज्यूम करेगा। तो कितना दिया हुआ है, 6 ना। तो 2/3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 मोल खत्म हो जाएगा, तो 1 मोल बचेगा। तो क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता था यहाँ से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि FeO कितना बनेगा। तो 3 मोल 6 मोल को बना रहा है, तो 6 मोल कितना को बनाएगा, 12 मोल को बनाएगा। आगे समझ में? या फिर इसका मोल मास भी पूछा जा सकता था। तो Fe का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मोलर मास उसका पता है, तो वहां से मास में कन्वर्ट कर सकते थे। समझ रहे हो कैसे हो रहा है सब? आया समझ में? तो डिफरेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता था, नहीं? समझ में आया सबको?
तुम लोग को आ रहा है बेटा समझ में? समझ में आ रहा है ना? आगे चले। ठीक है, कोई भी टॉपिक चल रहा है उसको स्पष्ट रूप से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अपने आप को कंफ्यूजन में मत रखा करो। ये देखो, ऐसे बताओ। पूछ रहा है मास ऑफ Al2O3। सभी को स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएंगे। आपको लाइफ में जो ज्यादा चीज टफ लगता है ना, उससे भागते हो वही चीज करो। क्वेश्चन आ गया, हो गया यार छोड़ दे, उसको बनाओ यार, वही आपका काम है। आपको जो अच्छा लग रहा है वही चीज आपके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। 102 ग्राम। पहले तो रिएक्शन लिखोगे। एल्युमिनियम है, O2 है, और ये क्या बना रहा है? Al2O3 बना रहा है। बैलेंस कर दो तो इसको। हाँ बोलो, इधर 2 लगा दे, इधर, इधर 4, सही है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे देखो, ये मास कितना दिया हुआ है? 54 ग्राम, नहीं? तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 54 डिवाइड बाई 27 ना, तो 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल। अच्छा इसमें मास कितना दिया हुआ है बेटा? 320 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इसका कितना हो जाएगा? 320 डिवाइड बाई 32 ना, कितना हो गया? 10 मोल। ठीक है, अब कहोगे सर ये 4:3 के रेशियो में है, ये 2:10 के रेशियो में, मतलब 1:5 के रेशियो में है, रेशियो तो सेम नहीं है। तो लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट कहोगे यहाँ पे 2/4 है, नहीं 2/4, और यहाँ पे 10/3, गिवन मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये तो लिमिटिंग रीजेंट हो ही जाएगा, देखने से ही लग रहा है, नहीं? अब कहोगे यही डिसाइड करेगा ना कितना। हमको मेन क्या है कि कौन डिसाइड करेगा, कौन सा डिसाइड करेगा। तो 4 मोल इसके 2 मोल को बना रहा है, आधा को बना रहा है। तो यहाँ पे कितना था? दो ही मोल था ना, तो 1 मोल इज फॉर्म, 1 मोल इज फॉर्म, 1 मोल फॉर्म्ड हो जाएगा। अब मास कितना हो गया बेटा? हाँ, तो मास इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू अल्मोनियम का कितना, Al2O3 है ना इसका मोलर मास, Al2O3, तो 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आ गया ये? सही है, सही है ना? सबका इतना ही आंसर आया? अरे ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको आता है। अब देखिएगा, ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। अब जाके घर पे डिफरेंट क्वेश्चन बनाइएगा, वहां से पूरा आइडिया मिलेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट था तो कोई बात ही नहीं था, 2 रिएक्टेंट था तो रेशियो देखते थे, रेशियो सेम हो गया तो किसी से भी निकालो, रेशियो नहीं सेम हुआ तो लिमिटिंग रीजेंट को पकड़ो। यही सब सीख रहे थे ना अभी तक?
हुआ, क्लियर हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आ गया समझ में? अब सुनना ध्यान से, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब सुनिएगा ध्यान से, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मान लो कि हमको इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना है, ठीक है, तो अमोनिया के लिए N2 चाहिए और H2 चाहिए। तो मान लीजिए आपको कोई बोला कि हमको इतना अमोनिया आप दे दो, तो जितना डिमांड आपके पास आया उसी के मुताबिक आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मंगाओगे बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमको इतना अमोनिया चाहिए, तो आप अनुमान लगाओगे कि कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन उसको बनाने के लिए चाहिए, जो बाहर से आप रॉ मटेरियल ऐसे मंगाओगे उसको, ठीक है। तो कहोगे इतना नाइट्रोजन चाहिए और इतना हाइड्रोजन चाहिए, तो ठीक है, आप कहाँ कैलकुलेट किए? आप कॉपी पे पहले कैलकुलेट किए, N2H2 मिलके NH3 बना रहा है, ठीक है, इतना। तो जो आप कॉपी पे रिएक्शन लिख के कैलकुलेट कर रहे हो कि इतना हाइड्रोजन है और इतना नाइट्रोजन है, इससे इतना अमोनिया बन रहा है, तो आप वो थ्योरेटिकली कर रहे हो। हाँ, आप एक अनुमान लगा लिए कि अरे यार इतना चाहिए, ये आप रखे रहो। लेकिन जब आप कॉपी पे कैलकुलेट किए तो क्या किए, उससे ज्यादा थोड़ा मंगाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेरिमेंटली जब उसको बना रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि थ्योरेटिकल, तो एक आइडियल कंडीशन हो गया ना। वहां पे बनाओगे तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं हो, ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर्स ठीक से काम नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाया, ये भी हो सकता है वहां का लेमैन जो है वो सो रहा होगा, समझ रहे हो ना? या ठीक है, किसी कारण बस कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना। लेकिन जो आप अनुमान लगा रहे हो वो थ्योरेटिकली लगा रहे हो, तो वो आपका क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कॉपी पे बना रहे हो। तो वो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उतना आपने उम्मीद किया, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ और बनता है। तो एक्चुअल में जितना बना और जितना आपने कॉपी पे कैलकुलेट किया, तो कॉपी पे जितना कैलकुलेट किया उसका कितना परसेंटेज एक्चुअली बना, इंडस्ट्री में बना, दैट इज कॉल्ड अ परसेंटेज ऑफ रेट। है समझ में? मतलब जो इंडस्ट्री में बन रहा है, क्वेश्चन में खुद मेंशन रहेगा कि इतना मोल बना, वो क्वेश्चन में देगा। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, जो थियोरेटिकल वैल्यू होगा, वो तुम कैलकुलेट करोगे। फिर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और जो थियोरेटिकल वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा डिवाइड बाई थियोरेटिकल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिएगा, वही परसेंटेज यील्ड ऑफ। आगे समझ? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ, मास नहीं, मोल्स में लिखोगे नहीं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मतलब जो इंडस्ट्री में हुआ है, ऑब्टेंड, डिवाइड बाई मोल्स ऑफ, हाँ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब जितना आपने उम्मीद किया कॉपी पे लिख के कैलकुलेट करके, मतलब इसको लिख दोगे क्या, थ्योरेटिकल वैल्यू। ए क्या है बेटा, थ्योरेटिकल, ठीक है। और ए क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ए क्या है, एक्सपेरिमेंटल। समझ में आया? और इंटू क्या कर दोगे, 100। दिस इज व्हाट, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ, आगे समझ में? इसी को क्या बोलोगे आप, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़े, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये तुम कॉपी पे कैलकुलेट करोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज यील्ड। आपने उम्मीद किया मतलब हमने कॉपी पे बनाया, इतना आया, इतना बनना चाहिए, आपने बोल दिया फैक्ट्री में, लेकिन उतना नहीं बना। आपको भी पता है कि बहुत सारा एरर हुआ होगा, उतना नहीं बनेगा। तो जितना फैक्ट्री में बना और जितना आपने उम्मीद किया था कॉपी पे कैलकुलेट करके इंटू 100 कर दीजिए, वही हो गया आपको परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन मतलब समझ में आ गया? ठीक है।
ज़्यादा तो नहीं बनेगा यार। नहीं, वो तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब जितना रॉ मटेरियल दोगे उससे कम ही ना बनेगा दोस्त। समझ गया ना। उससे ज़्यादा कहाँ से बनेगा। ठीक है, आगे चले। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कितना आ रहा है। फॉर ए रिएक्शन 2x plus 3y 3z, the combination of 2.00 moles of x with 2.00 moles of y produces 1.75 moles of z. What is the percentage yield of reaction? ये जो दिया हुआ है सुनो ध्यान से, प्रोड्यूसेस, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने इंडस्ट्री में ऐसा किया होगा तो इनको पता चला कितना बना। थ्योरेटिकली वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। सी, बी आ रहा है। डी 87.5। हाँ ठीक है, करेक्ट। हुआ सभी का सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर एकदम ध्यान, इधर उधर ध्यान एकदम नहीं। हाँ बोलो, डी आ रहा है। हो गया। 2x 3y और ये क्या बना रहा है, 3z। हो गया। अच्छा मोल देख लेना, मोल भी दिया हुआ है, इसका 2 मोल दिया हुआ है ना, और इसका कितना दिया हुआ है, इसका भी 2 ही मोल दिया हुआ है, इसका भी 2 ही मोल दिया हुआ है। ये गिवन मोल है, ये क्या है, गिवन, गिवन मोल्स। अच्छा ए है 2:3 के रेशियो में बेटा, ए है 2:2 के रेशियो में, मतलब 1:1 के रेशियो में। रेशियो इज नॉट सेम, तो यहां पर भी लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो 2/2 और 2/3, ये छोटा हो गया। अरे हुआ कि नहीं। तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया। अरे लिमिटिंग रेजेंट नहीं हो गया, तो इसका 3 मोल इसके 3 मोल को बना रहा है, तो इसका 2 मोल इसके कितना को बनाएगा, 2 मोल को ही बनाएगा। यहां तक समझ में आया। ये लिमिटिंग रेजेंट है और इस 3 मोल 3 मोल को बना रहा है, तो 2 मोल है तो 2 ही मोल को बनाएगा, यही ना। तो अच्छा अब देखिएगा, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल कितना हुआ, 1.75। और थ्योरेटिकली तुम कितना कैलकुलेट किए, 2 ए आपको उम्मीद थी और ए इंडस्ट्री में मिला 100, कितना हो गया, कितना 87 पॉइंट, इतना ही कैलकुलेट कर लिए हो, करेक्ट। समझ में आ गया, इसमें भी लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट था।
यील्ड मतलब बनना, प्रोडक्ट का बनना, प्रोड्यूस होना। यील्ड मतलब प्रोडक्शन बेटा, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, नहीं, यील्ड मतलब प्रोडक्शन। आगे चले, अरे सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, बता दो कितना परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन है। जल्दी कैलकुलेट करो दोस्त, एकदम स्पीड रखो, एकदम रफ में क्वेश्चन बना होना, क्वेश्चन दिखे नहीं कि बना होना चाहिए तुम, आप लोग उस रेस में दौड़ो। उन गधों के रेस में मत रहो, समझ रहे हो ना? अपने आप को अलग कीजिए। कितना बोलो, मोल ही दिया हुआ है ना? हाँ करेक्ट, 75% द राइट आंसर। वह बेटा बन रहा है तुम लोग से? हाँ 75% इज द करेक्ट आंसर, तुम लोग से बना? हाँ 75 है, हो गया, बन गया बेटा। यहाँ पे देख लो, ए है, बी है, ए2 B3 बनेगा, इधर 3 और इधर 2, बस यही है। और यहाँ पे 8 मोल दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20 मोल दिया हुआ है, एन की वैल्यू ये। तो ये 8:20 है ना, ये 2:3 है, दोनों का रेशियो तो सेम नहीं है, तो क्या करोगे? 8/2, 20/3, ये कौन छोटा? ये वाला ना, सही है। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यही डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा। गलती से इसको मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है, मतलब आधा बना रहा है, तो 8 मोल कितना को बना देगा? 4 मोल को बना देगा, तुरंत यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 मोल। अब 4 मोल क्या है? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है बेटा? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू है, आप कॉपी पे कैलकुलेट किए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 मोल बन रहा है, ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। सो परसेंटेज यील्ड कितना हो गया बेटा? 3/4 इंटू 75%, नहीं? ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया बेटा तुम लोग को? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताओ, ठीक है? हाँ समझना है। हाँ जी बोलो। हो गया ना? उलझन नहीं है ना? हाँ, किसी भी चीज को सुलझा के रखो, और उलझा के मत रखो, लाइफ ऐसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। अच्छा, एक क्वेश्चन उसके पहले बना लो। क्वेश्चन लिखिएगा, 12 मोल each A, B and C are taken 12 mole each A, B and C are
taken, and they are made to react. They are made to react. They are made to react as follow. They are made to react as follow. They are made to react as follow. रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, ए है, बी है, A2B3, ठीक है, 2 और 3, और दूसरा रिएक्शन क्या है, A2B3 प्लस C, A2B3 C4, ठीक है, A2B3 C4 ए है। कहोगे ए क्या है सर, कंजिक्यूटिव रिएक्शन है। क्या है, कंजिक्यूटिव रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं है। कंजिक्यूटिव रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें क्या है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट का काम करे, समझ रहे हो ना। प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्टेंट सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन is taken as reactant for other reaction। समझ में आया। कंजिक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन इसको बोल सकते हो। मैंने बोला कंजिक्यूटिव रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन इज टेकन एज रिएक्टेंट फॉर अदर रिएक्शन। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे A2B3 बना, इसके लिए प्रोडक्ट हुआ, लेकिन दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहे हो, इसी का यूज एज ए रिएक्टेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक कंजिक्यूटिव टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। आ गया समझ में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे जो मोल बनेगा, यही मोल यहाँ पे रख दोगे, आगे रिएक्शन प्रोसीड करा दोगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 C4 फॉर्म्ड। 3 मोल आ रहा है, एकदम इजी है। नहीं, और देखो हंसते हंसते बता दिया वो, सही है ना, कोई दिक्कत। कहोगे 2A प्लस 3B, ए क्या था बेटा, A2B3, A2B3 प्लस C, ए क्या बना रहा है, A2B3 C4 बना रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, A2B3 C4 का मोल पूछा था। नहीं तो सुनो ध्यान से, इसका 12 मोल है और इसका 12 मोल है। ये है ना, ये 2:3 के रेशियो में है, ये 12:12 के रेशियो में, रेशियो इज नॉट सेम। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 3, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। अब ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, तो इसका 3 मोल 1 मोल को बना रहा है। अरे 3 मोल 1 मोल को बना रहा है, तो 12 मोल कितना को बना देगा, 4 मोल को बना देगा। समझ रहे हो। अच्छा, यही 4 मोल यहाँ पे आएगा, 4 मोल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे C 12 मोल पहले से था। समझ रहे हो। तो ये 1:4 के रेशियो में है, लेकिन ये 1:3 के रेशियो में है। तो यहाँ पर भी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट 4/1 और 12/4। ये अब की बार लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, अरे हुआ कि नहीं। तो ये 4 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है, तो 12 मोल 3 मोल को, सो 3 मोल विल बी आंसर। समझ में आया। अरे समझ में आया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम है। अरे छाप लिए थे वो, आजा सुनना ध्यान से।
क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अब की बार मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए बी और A2B3, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 60% इल्ड लिख दे रहा हूँ, 60% इल्ड। क्वेश्चन सब वहीं के वहीं है। और दूसरा रिएक्शन क्या था, A2B3C, ए बना रहा है A2B3C4, A2B3C4। अब कहोगे यहाँ पे क्या है, 40% इल्ड है, 40% इल्ड है। तो अब आंसर क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स A2B3C4 फॉर्म। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। 12 मोल सबका है, लेकिन अब की बार रिएक्शन जो दिया हुआ है उसमें कंडीशन लगा दिया भाई, यहाँ पे 60% डील्ड है, यहाँ पे 40% डील्ड है। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 फॉर्म्ड। पहले क्या था, परसेंटेज यील्ड का कंडीशन नहीं था। ये सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं लिखिए और फिर सब कीजिएगा, ठीक है। इसमें लिमिटिंग रीजन हो सकता है बदल जाए। परसेंटेज यील्ड का भी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। कंसेक्यूटिव रिएक्शन तो है ही, ठीक है। 0.96, हाँ करेक्ट आंसर है, 0.96 इज द राइट आंसर। गुड। कंसेक्यूटिव रिएक्शन में हाँ, दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो सुनो बेटा, दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन में, तो मान लो कि एक ही यूज हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो उसी के मुताबिक आगे बढ़ोगे, एक ही लोगे वहां से। अगर मान लो कि दोनों रिएक्टेंट यूज हो रहा है और थर्ड से मान लो रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों का जितना मोल बना है, अवेलेबल मोल है, उसको लेके आगे प्रोसीड करोगे। प्रोडक्ट में लिमिट, मैं बोला कि एक स्टेप का तो रिएक्शन हो गया, उसमें प्रोडक्ट बन गया। अब मान लो कि दूसरा रिएक्शन तो दिया रहेगा तुमको, दूसरा रिएक्शन में देखोगे कि एक ही रिएक्टेंट वहां पे जा रहा है, तो वो जितना मोल बना है सिर्फ वही मोल उठा के यहाँ पे रख लो। हाँ हाँ, 3 प्रोडक्ट बन रहा है। अब फिर दूसरे रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट वहां पे यूज हो रहा है, तो 2 प्रोडक्ट में वहां पे जितना मोल बना था वो क्या करोगे, यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह यूज करोगे। और फिर अब यहाँ पे देख लेना, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगा देना, समझ रहे हो ना, एकदम वो साफ होना चाहिए। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। इसमें भी कोई 0.96 आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए है, बी है, A2B3 है, 60% यील्ड है। और ये क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे कितना था, 12 था, यहाँ पे कितना था, 12 था। 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 3। लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया, ए हो गया। ए कितना बनाएगा यहाँ पे, अरे 12 मोल, 3 मोल एक को बना रहा है, तो 12 मोल 4 मोल को बनाएगा। लेकिन इसका क्या लेना है, 60% बन रहा है ना, तो 60 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया बेटा, 2.4 ही मोल बन रहा है यहाँ पे एक्चुअल में, 2.4 ही मोल बन रहा है, क्योंकि परसेंटेज यील्ड लेना है। और यहाँ पे क्या करोगे फिर, A2B3 और यहाँ पे 4C, A2B3 C4। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2.4, 4 लेके मत आ जाना, समझ रहे हो। अब 12 मोल पहले से पता था, तो यहाँ पे क्या करोगे फिर, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट, 2.4 डिवाइड बाई 1, 12 डिवाइड बाई 4 है कि नहीं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन सा है, अब की बार ये वाला है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला हो गया था ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन अब की बार ये वाला है, मतलब ये अब खत्म हो रहा है, A2B3 नहीं बच रहा है, पहले वाला में बच रहा था। तो A2B3 अब कहोगे सर 2.4 है, 1:1 के रेशियो में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2.4 ही बनेगा। हाँ, लेकिन इसका 40% ही आएगा ना, सो 2.4 का क्या करोगे, 40%, 40 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया बेटा, 0.96। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। जाके घर पे क्वेश्चन बनाओगे बेटा।